जोशीमठ आप भूल तो नहीं गए। अगर भूल गए हैं तो आज फिर से जोशीमठ को याद करने का वक्त है। आज फिर से ये समझने का वक्त है कि जोशीमठ का क्या होगा। जोशीमठ आखिर दरारों के बीच में कैसे आ गया। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हम लोग उसे सॉइल टेस्टिंग के द्वारा उसे प्रॉपर प्लेसेस को फाइंड आउट करें कि भाई वहाँ पर जो घर बने वो केवल सेफ प्लेस पर ही बने। रिपोर्ट्स पर सवालिया निशान ये है कि इतने समय क्यों सरकार ने इसको लगाया। हम लगातार पिछले 6 महीनों से इन रिपोर्ट्स की मांग कर रहे थे कि इन्हें सार्वजनिक किया जाए। सार्वजनिक किया गया हाई कोर्ट के थप्पड़ मारने के बाद। ये जो परियोजना है जोशीमठ के लिए खतरनाक हो सकती है। जीएसआई की ही रिपोर्ट को उन्होंने कोट किया है। फटकारा हाई कोर्ट में, तब जाकर के सरकार ने उसको सार्वजनिक किया। जिस तरह से पानी का रिसाव जमीन के अंदर हो रहा है वो एक कारण हो सकता है सब्सिडेंस का। क्या आपको पता है कि जोशीमठ कैसे बना? क्यों जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है? जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति क्या है? लोगों के साथ साथ आर्मी के लिए जोशीमठ की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर जोशीमठ के पहाड़ दरक जाते हैं तो बद्रीनाथ धाम का क्या होगा? और सबसे अहम सवाल यह है कि जोशीमठ की ये जो हालत हुई थी इसका जिम्मेदार कौन है? इस वीडियो में हम आपको जोशीमठ से जुड़े उन तमाम सवालों के जवाब देने जा रहे हैं जो सवाल आपको जानने बेहद जरूरी हैं, जिनका जवाब आपको मिलना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले जोशीमठ आपदा पर आई कई संस्थानों की रिपोर्ट क्या कहती है यह आपको बता देना बहुत जरूरी है। जोशीमठ में भूधसाव के चलते जो आपदा आई उस पर वैज्ञानिकों की जो रिपोर्ट आई है उसे सार्वजनिक भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़ा है और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक होने के बाद अब ये पता चल पाया है कि आखिर जोशीमठ में जो दरारें आई थी आखिर वो दरारें आई क्यों। ये विभिन्न संस्थाओं की रिपोर्ट है और 8 वैज्ञानिक संस्थानों की ये रिपोर्ट सैकड़ों वैज्ञानिकों ने कई महीने पहले मेहनत के बाद करीब 718 पन्नों के रूप में तैयार की और इस रिपोर्ट के आधार पर अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने भी अपनी 139 पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसे भी अब सार्वजनिक कर दिया गया है। अब इस पूरी रिपोर्ट में क्या है, उत्तराखंड के लोगों को क्या समझना है, जोशीमठ के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है ये समझना है। रिपोर्ट में जोशीमठ में भूधसाव के कई कारणों और भविष्य की टाउन प्लानिंग का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। चमोली जिले में जोशीमठ में इस साल की शुरुआत में ही भूधसाव शुरू हो गया था और अब जो इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है वो सबसे अहम बिंदु हम आपको बता देते हैं। जमीन के भीतर पानी रिसने से चट्टानों का खिसकना भूधसाव का सबसे बड़ा कारण है। जोशीमठ में ये विभिन्न संस्थाओं की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से कहा जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार को जोशीमठ भूधसाव पर 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक करना पड़ा। 718 पन्नों की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मोरेन क्षेत्र में बसे जोशीमठ की जमीन के भीतर पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने की बात सामने आई है, जिसके कारण वहां भूधसाव हो रहा है। और इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि NTPC को किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। इधर चलिए बात कर लेते हैं कि धामी सरकार जोशीमठ के लिए क्या कर रही है। धामी सरकार ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने भवनों का मुआवजा तय कर दिया है। स्थायी पुनर्वास के लिए 3 विकल्प भी जोशीमठ के निवासियों को दिए गए हैं। हालांकि भूमि का मुआवजा कैबिनेट की बैठक में तय होगा, जिसके लिए तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट आने का भी इंतजार किया जा रहा था। अब इस रिपोर्ट में जो भी कुछ सामने आएगा उसके आधार पर जोशीमठ के जो स्थानीय लोग हैं उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। जोशीमठ आपदा को लेकर धामी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें कई जरूरी निर्णय लिए गए। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों की भूमि, भवनों के मुआवजे और स्थायी विस्थापन नीति के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद भवनों के मुआवजे की दरों को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि जो जोशीमठ में लोग दरारों के बीच में परेशान हुए हैं उन्हें सरकार एक सहारा दे सके। दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मुआवजे के लिए 5 क्षति स्लैब तय किए गए हैं। इनके आधार पर ही स्थानीय लोगों को जोशीमठ में जो लोग परेशान हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त भवनों की मुआवजा दरें तय करते हुए ईंट वाले आवासीय भवनों के लिए 31,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और RCC वाले आवासीय भवनों के लिए 36,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है। ये जोशीमठ के लोगों को दिया जाएगा जो इस क्रैकिंग के शिकार हुए हैं। इसके अलावा व्यावसायिक ईंट वाले भवनों के लिए 39,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और व्यावसायिक RCC वाले भवनों के लिए 45,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और दुकान मालिकों को 15 वर्ग मीटर की दुकान या फिर एक मुश्त मुआवजा
दिया जाएगा। ये तमाम जो पहल है वो धामी सरकार कर रही है जोशीमठ के लोगों के लिए। इसके अलावा 1 साल से अधिक समय से जोशीमठ में किराएदार दुकानदारों को एकमुश्त 2 लाख रुपए की राशि, इसके अलावा भविष्य में स्थायी पुनर्वास वाली जगह पर दुकान के लिए प्राथमिकता भी इन लोगों को दी जाएगी। मतलब वो जो 1 साल से वहां पर थे उन्हें अब आगे जो दुकान दी जाएगी उसमें भी प्राथमिकता दी जाएगी। इधर अगर आपदा प्रबंधन विभाग की बात की जाए तो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए आवासीय और व्यावसायिक श्रेणी में 3 विकल्प सुझाए गए हैं। आपदा प्रभावित इनमें से किसी भी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। जो विकल्प हम आपको इस वक्त बता रहे हैं इन पर आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये जोशीमठ के लोगों के लिए बेहद अहम है। सरकार की तरफ से जो 3 विकल्प सुझाए गए हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। पहला विकल्प है आपदा प्रभावित अपने क्षतिग्रस्त आवासीय भवन का मुआवजा निर्धारित दर पर और भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में निर्धारित होने वाली दरों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा विकल्प दिया गया है, दूसरा विकल्प है आपदा प्रभावित भवन का मुआवजा लेने के साथ आवासीय भवन बनाने के लिए अधिकतम क्षेत्रफल 75 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर भवन निर्माण और 25 वर्ग मीटर गौशाला अन्य कार्यों के लिए भूमि दी जाएगी। इसके अलावा जो तीसरा विकल्प दिया गया है वो आपदा विभाग की तरफ से आपदा प्रभावित की ओर से अपनी भूमि और भवन के सापेक्ष निर्मित आवासीय भवन की मांग भी की जा सकती है। मतलब वो बता सकता है कि भाई सरकार मुझे दूसरा भवन बनाकर दे। इसके अलावा अधिकतम 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की सीमा तक की भूमि पर राज्य सरकार की ओर से घर बना कर दिया जाएगा, यानी कि जो ये तय किया जा रहा है वो ये होगा। इसके अतिरिक्त भूमि होने पर उसका अलग से भी मुआवजा सरकार देगी। तो ये वो तमाम कदम हैं जो सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा व्यावसायिक जो भवन है उनके लिए भी कुछ चीजें तय की गई हैं। व्यावसायिक भवनों के लिए जो 3 विकल्प दिए गए हैं उनमें पहला विकल्प है प्रभावित अपने क्षतिग्रस्त व्यावसायिक भवन दुकान का मुआवजा निर्धारित दर पर और भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में निर्धारित होने वाली दरों के आधार पर ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा विकल्प दिया गया है, दूसरा आपदा प्रभावित भवन का मुआवजा लेने के साथ दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए भूमि की मांग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान निर्माण के लिए अधिकतम क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर तक की भूमि दी जाएगी। तो ये सरकार सुविधाएं दे रही है। जो विकल्प है आगे प्लानिंग जो की जा रही है जोशीमठ के लिए वो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा विकल्प दिया गया है आपदा प्रभावित दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी की ओर से निर्मित दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में चिन्हित स्थल पर अधिकतम 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल भूमि पर दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण राज्य सरकार करती थी। मतलब ये राज्य सरकार अपनी तरफ से पहल कर रही है और इसी पहल के तहत वो जोशीमठ में कुछ चीजों को प्लान कर रही है। तो ये तो हो गई सरकार की बात कि सरकार जोशीमठ के लिए क्या करेगी और वहां के लोगों के लिए वो क्या कुछ प्लानिंग करने जा रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे वीडियो के आखिरी में सबसे अहम सवाल पर। सबसे अहम सवाल है कि आखिर जोशीमठ की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? आखिर जोशीमठ को बचाया जा सकता है? जो हालात पहले हुए जोशीमठ में क्या वो दोबारा उत्पन्न हो सकते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें टीवी इतिहास में जियोलॉजिस्ट जोशीमठ और उसके आसपास के एरिया के बारे में बता चुके थे, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे पहले साल 1939 में आर्नोल्ड हेम और ऑगस्ट गैंसर ने अपनी किताब सेंट्रल हिमालय में बताया कि जोशीमठ इतिहास में आए एक बड़े लैंडस्लाइड पर बसा है। इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल ने भी अपनी किताब में ये लिखा है कि जोशीमठ में लगभग 1000 साल पहले एक लैंडस्लाइड आया था, जिसके चलते कत्यूर राजाओं को अपनी राजधानी जोशीमठ से शिफ्ट करनी पड़ी थी। लेकिन पिछले 50 सालों की ओर देखें, इससे ज़्यादा की सालों की ओर देखें तो 1976 के आसपास जोशीमठ में लैंडस्लाइड के काफ़ी इवेंट्स हुए, जिसकी जांच के लिए तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को, उसमें भी ये चेतावनियां दी गई थी कि किसी भी तरीके से जोशीमठ और उसके आसपास बड़े निर्माण कार्यों को रोका जाए, प्लानिंग के तहत जोशीमठ को बसाया जाए। तो क्या गलती कहाँ से हो रही है? क्या ये गलती सालों से होती चली आ रही है? क्या ये गलती जोशीमठ को डुबा देगी? क्या अब जो सरकार जोशीमठ के लिए प्रयास कर रही है, क्या वो जोशीमठ के लिए काफ़ी है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे। जोशीमठ पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी
हमें बताइएगा। लोकजन टुडे पर मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं लोकजन टुडे। नमस्कार।